हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 24 जुलाई 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम जस्टिस वर्मा। तो अभी टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं पूरे इंडिया में, और ऐसे भी स्पेकुलेशन है कि अभी हाल ही में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक रीजन जस्टिस वर्मा है। तो क्या नई डेवलपमेंट है जस्टिस वर्मा पे, उसी से रिलेटेड द हिंदू की आज की फ्रंट पेज न्यूज है ये। सीजेआई एग्रीज टू कॉन्स्टिट्यूट बेंच टू हियर प्ली ऑन बिहाफ ऑफ जस्टिस वर्मा। तो एज वी ऑल नो, जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट जो इम्पीचमेंट मोशन है वो लाया जाने वाला है, और इसे प्रेजेंट कर दिया गया है लोकसभा स्पीकर के सामने। ठीक है, इसके बीच में ही सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली जाती है बाय कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट हैं ये। और इनका कहना है कि जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट एक इम्पीचमेंट मोशन तो आ ही रहा है, तो ऐसे में जो इन हाउस इंक्वायरी है जिसे हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने ऑर्डर किया था, इसको रोक दिया जाए, है ना। और इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक भी दिए गए हैं, जिनमें से एक लॉजिक ये है कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो इन हाउस इंक्वायरी है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, ये जो इन हाउस इंक्वायरी का जो प्रोसेस है ये बनाया गया है जुडिशरी के द्वारा ही। ठीक है, टू कर्टेल द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की पावर्स को कम करने के लिए, है ना। क्योंकि आप जजों को इम्पीच करने का राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, लोकसभा राज्यसभा के पास है। ऐसे में एक इन हाउस इंक्वायरी करके थ्रू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर किसी जज को हटा देना, ये पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू इम्पीच जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसको क्या करता है? वायलेट करता है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बी आर गवई हैं, और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप इस इन हाउस इंक्वायरी को रोक दीजिए। तो इस पर जो जस्टिस बी आर गवई हैं, चीफ जस्टिस बी आर गवई हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस पर एक बेंच बना देता हूँ, एंड इस बेंच का पार्ट मैं नहीं हूँगा। ठीक है, बिकॉज जब ये इन हाउस कमेटी बनाई जा रही थी, इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाई जा रही थी बाई एक्स चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, उस समय मैं कंसल्टेशन दे रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के संजीव खन्ना को कंसल्टेशन देने का काम कर रहे थे इन रिगार्ड्स ऑफ इन हाउस इंक्वायरी। तो मैं इसका पार्ट नहीं बनने वाला हूं। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि ठीक है, ओके, वी आर ओके विद इट, आप इसका पार्ट नहीं बनिए, और जो कि इसकी फेयरनेस के लिए जरूरी भी होगा, अदरवाइज, है ना, एक ऐसा जज जो कंसल्टेशन का पार्ट भी था इन हाउस इंक्वायरी का, और आज उसी इशू पे सुनवाई कर रहा है कि इस इन हाउस इंक्वायरी को कंटिन्यू किया जाए या फिर इसको विदहेल्ड कर दिया जाए या फिर कैंसिल आउट कर दिया जाए, उसकी भी सुनवाई कर रहा है। तो अपने आप में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो क्या है ये इन हाउस इंक्वायरी, क्यों इसे रुकवाने की बात की जा रही है, एंड क्या ग्राउंड्स हैं? ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या कि जब यशवंत वर्मा, उस समय के दिल्ली हाई कोर्ट के जज, इनके घर में आग लगती है, फायर, और उस आग को फायर ब्रिगेड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एंड उसी ड्यूरेशन में क्या हो जाता है, एक मीडिया कवरेज हो जाता है एक रूम में, जहां पर बहुत सारे जो नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, वो मिलते हैं आधे जले हुए। ठीक है, एंड इसके बाद क्वेश्चन रेज होना शुरू हो जाते हैं कि एक जज के घर में इतना कैस कर क्या रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद गवर्नमेंट पे, जुडिशरी पे इक्वली प्रेशर डाला जाता है बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कि आप इसकी इंक्वायरी कराइए,
और अगर इसमें ये गिल्टी हैं जो यशवंत वर्मा, तो आप इनको इम्पीच कीजिए, इनको हटा दीजिए। ठीक है, तो इसी पर जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ संजीव खन्ना थे, उन्होंने एक इन हाउस कमेटी बनाई, है ना, और इस इन हाउस कमेटी की जो भी फाइंडिंग्स होंगी, है ना, उसके बिहाफ पर डिसीजन लेने का राइट किसको दिया? प्राइम मिनिस्टर को एंड प्रेसिडेंट को। ठीक है, इन हाउस कमेटी में दो चीफ जस्टिस होंगे। कहाँ के? हाई कोर्ट के, कहीं किसी भी हाई कोर्ट के दो चीफ जस्टिस को लिया जाएगा और एक अदर जज को लिया जाएगा। ये तीनों जज मिलके क्या करेंगे? जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट, है ना, जो चार्जेज हैं उनकी इंक्वायरी करेंगे एंड अपनी रिपोर्ट देंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को, एंड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट अकॉर्डिंगली इस पर अपना डिसीजन लेंगे कि जस्टिस वर्मा को हटाना है या नहीं हटाना है। ठीक है, अब इस इन हाउस कमेटी के ड्रॉबैक क्या है? इस इन हाउस कमेटी के ड्रॉबैक ये हैं कि पहली बात तो जजों की इम्पीचमेंट का जो राइट एमपीज के पास है, पार्लियामेंट के पास है, उसको कर्टेल करने की कोशिश करता है। दूसरा, ये जो इन हाउस इंक्वायरी है ना, इसमें जो विक्टिम है या एक्यूज्ड है उसको अपनी बात रखने का या खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलता, यानी कि ये वन वे जस्टिस डिलीवर करता है। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की गई है, पिटीशन फाइल की गई है कि आप इस इन हाउस इंक्वायरी को क्या करें? कैंसिल आउट करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये किसी भी एक्यूज के जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनको भी वायलेट करती है, इसके साथ ही पार्लियामेंट के जो राइट होते हैं उसको भी वायलेट करने की कोशिश करती है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है इसमें। फिलहाल जो इम्पीचमेंट मोशन है वो इंट्रोड्यूस किया जा चुका है लोकसभा में अगेंस्ट यशवंत वर्मा, है ना, और इस इम्पीचमेंट मोशन के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? 100 एमपीज की जरूरत होती है। अगर 100 एमपी लोकसभा में इस मोशन को साइन करके लोकसभा स्पीकर को दे देते हैं तो लोकसभा स्पीकर एक इंक्वायरी कमेटी बनाता है, इंक्वायरी कमेटी अपनी इंक्वायरी करती है। इस इंक्वायरी कमेटी में कौन होता है? एक चीफ जस्टिस होता है या कोई सीनियर मोस्ट जज होता है, एक अदर जज होता है एंड एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होता है। ठीक है, तो तीन लोग मिलकर इस इंक्वायरी को करते हैं। इस इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो लोकसभा में या राज्यसभा में, जहां भी ये इम्पीचमेंट मोशन मूव किया गया था, उनके सामने रखी जाती है, डिबेट होती है, वोटिंग होती है, और अगर ये इंक्वायरी के फेवर में वोटिंग हो जाती है तो ये वोटिंग का जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है एंड प्रेसिडेंट फाइनली अपनी मोहर लगा देते हैं और उस दिन से जज की जो सीट है वो एम्प्टी समझी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट। ईसी begins preparation to elect vice president, set to announce poll schedule soon। तो एज वी ऑल नो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट 14th वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी थे, इन्होंने कर दिया अपनी पोस्ट से रिजाइन। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेडिकल हेल्थ। इन्होंने बोला कि भाई मेरी मेडिकल हेल्थ जो है मेरा साथ नहीं दे रही है और एज पर डॉक्टर एडवाइस अब मुझे कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। दैट इज वाई आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट विद इमीडिएट इफेक्ट। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन एज पर द प्रोटोकॉल प्रेसिडेंट को भेजा एंड प्रेसिडेंट ने आफ्टर 3 आवर्स इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है ना, नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं इनके इलेक्शन की जिम्मेदारी किसको दी गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है अंडर आर्टिकल 324। ठीक है, हालांकि जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड रूल हैं, है ना, वो अलग से बनाए गए हैं। एक प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट भी बनाया गया 1952 में, इसके अकॉर्डिंगली जो है इलेक्शन होते हैं। इसके अलावा जो रूल है वो भी 1974 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो 74 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो इनके अकॉर्डिंग, इन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो उन्होंने कहा कि अब हम प्रिपरेशन करने लगे हैं और कभी भी इस चीज़ को लेकर नोटिफिकेशन आ सकता है।
नोटिफिकेशन आ सकता है। किस तरह से कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, वो भी बाय बर्थ। दूसरा, मिनिमम जो एज है वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो। ठीक है, जब इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है कोई पर्सन, तो उसके पास कम से कम 40 लोग होने चाहिए, 40 लोग होने चाहिए, जिनमें से 20 लोग उसके प्रमोटर होंगे एंड 20 लोग उसके सेकेंडर्स होंगे, अनुमोदक होंगे, हाँ में हाँ मिलाने वाले। तो 40 लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, है ना, और ये रिप्रेजेंट करेंगे उस पर्सन को। इसके अलावा एक डिपॉजिट मनी भी है जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जमा करनी होती है इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कितनी है? 15,000। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर्सन को एक यूनिक साइन दे देती है, एक सिंबल दे देती है, जिस पर वो इलेक्शन लड़ता है। ठीक है, इलेक्शन कैसे होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीआर विद एसटीबी होता है। पार्टिसिपेट कौन करता है इस इलेक्शन में? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, दोनों ही, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। दो तरह के मेंबर होते हैं दोनों हाउसेज में, एक तो इलेक्ट होके आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और दूसरे नॉमिनेट, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो ये दोनों ही तरह के जो एमपीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से इसका कोई लेना देना होता नहीं है ना। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ पार्लियामेंट के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हटाने का तरीका है ना, खुद भी रिजाइन कर सकता है जैसे अभी किया है आर्टिकल 67 ए के तहत, है ना। इसको इम्पीच भी किया जा सकता है, और इम्पीच करने के लिए सिर्फ राज्यसभा में मोशन लाया जा सकता है, लोकसभा में मोशन नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें वाइस प्रेसिडेंट के कामों के बारे में, तो ये रैंकिंग में सेकंड नंबर पे आता है। अगर प्रेसिडेंट इल होता है, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में अनेबल होता है, तो उस समय एज ए प्रेसिडेंट भी काम करते हैं ये। ठीक है, इनके परमानेंट कामों में से एक है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो ये सारे काम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्शंस कब से स्टार्ट होते हैं और कौन सा कैंडिडेट है जो हमारा नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम अगेन जगदीप धनखड़। इनके रेजिग्नेशन को लेके बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, है ना, बिकॉज अब ऐसा कोई मेडिकल इशू भी नहीं था। मार्च में एक मेडिकल इशू आया था जब एक स्टेज पर स्पीच देते हुए फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उसके बाद एज सच कोई मेडिकल इशू जगदीप धनखड़ को नहीं था, क्योंकि मीडिया में कवर नहीं किया गया उसको, है ना। अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई मेडिकल इशू है, ऐसा हो ही नहीं सकता उसे मीडिया में कवर ना किया जाए। तो मेडिकल ग्राउंड के बेस पे जनरली, है ना, जो रेजिग्नेशन होता है किसी नाराजगी की वजह से जब दिया जाता है, तो उसमें पर्सनल रीजन या मेडिकल रीजन ही दिया जाता है। तो उसके बाद स्पेकुलेशंस का दौर शुरू हो गया कि भाई जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने सडन रिजाइन कैसे किया। 10 दिन पहले की स्पीच में ये बोल रहे थे कि सक्सेसफुली अपना टेन्योर 2017 में कंक्लूड करेंगे, बट ऐसा क्या हुआ? तो कई सारे स्पेकुलेशंस आने लगे। पहला स्पेकुलेशन ये था कि जो अपोजिशन है वो इम्पीचमेंट मोशन लेके आने वाली है, एंड इस चीज़ से दुखी होकर उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन करने का डिसीजन ले लिया। इसके अलावा फिर ये भी बोला जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है ना, जो गवर्नमेंट है, उसके साथ जगदीप धनखड़ का मैचअप नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिन पर गवर्नमेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो स्टैंड है वो अलग अलग था, है ना। इसकी वजह से इन्होंने फिर परेशान होकर रिजाइन दे दिया, या ना फोर्स कर दिया गया रिजाइन देने के लिए। तीसरा, यशवंत वर्मा, अभी हमने डिस्कस किया, ये जज है ना। यशवंत वर्मा को इम्पीच करने की बात अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में किसी ने उठाई, एग्जीक्यूटिव में किसने उठाई, तो वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये चाहते थे कि इम्पीचमेंट मोशन कहां आए, राज्यसभा में आए, बिकॉज इनका कंसर्न सिर्फ यशवंत वर्मा को इम्पीच करना नहीं था, है ना। इनका कंसर्न क्या था कि इस जज के पास इतने पैसे कैश में आए कहां से, ये चीज भी इंक्वायरी में पता चलनी चाहिए। तो अगर ऐसा माना जा रहा है कि अगर राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाया जाता, ये मोशन लाया जाता, और
जो राज्यसभा के चेयरमैन है जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट, तो ये जो कमेटी बनाते उसको ये भी टास्क देते कि आप ये भी पता करिए कि ये जो पैसा है इनके पास कहाँ से आया। तो कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे कि पता चले कि ये पैसे उनके पास कहाँ से आए हैं या किसने दिए हैं, उन लोगों ने क्या किया, चुपके से इस मोशन को राज्यसभा में, लोकसभा में मूव करा दिया, है ना। एंड जो गोल अचीव करना चाहते थे जगदीप धनखड़ थ्रू इम्पीचमेंट ऑफ यशवंत वर्मा, वो अचीव नहीं कर पाए और इन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके अलावा कुछ और भी जो न्यूज़ेज हैं वो निकल के आई हैं, कुछ और रीजन्स आए हैं, और कुछ ये जो रीजन्स हैं ऑफिशियल हैं। ये जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ये स्पेकुलेशंस थे, है ना, बट ये जो रीजन इस न्यूज़पेपर में आर्टिकल में आज दिए हुए हैं ये कुछ ऑफिशियल है ना। और ये जो रीजन्स हैं वो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से निकल के आए हैं एक्चुअली, है ना। जो जगदीप धनखड़ हैं वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे अपनी फ्यूअर फॉरेन ट्रिप्स को लेके और प्रोटोकॉल लैप्सेस को लेके। दैट इज वाई इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो फॉरेन, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ठीक है, उन्हें उस तरह का रोल दिया नहीं गया। उनका जो रोल है वो क्या कर दिया गया, डिमिनिश कर दिया गया। इन्हें फॉरेन विजिट पे भेजा ही नहीं जाता था, और भेजा भी जाता था तो अनइम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज में या बहुत ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट मौक़ों पे भेजा जाता था इन्हें, है ना। वेयर पहले वाइस प्रेसिडेंट जो होते थे वो नैम समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, G7 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, G20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। जगदीप धनखड़ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। ये देखो, इन्हें भेजा भी गया तो कहाँ, ईरान में, जब ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो वहाँ पर इनको भेजा गया, तो उस चीज़ से लेके बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। बहामास भेजा जा रहा है जहाँ से नेगोशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, घाना भेजा जा रहा है ना। इसके अलावा आपका जिबूती भेजा जा रहा है, मतलब अनइम्पॉर्टेंट कंट्रीज में जहाँ से बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी में कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते, बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं निकाले जा सकते। दैट इज़ वाई जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि इस चीज़ को लेके वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इन हिज 35 month टेन्योर ट्रेवल अब्रॉड ओनली 4 times फॉर बायलैटरल विजिट। 4 बार सिर्फ बाहर गए ये कंट्री से 35 महीनों में, 35 मंथ में, यानी कि 3rd ईयर चल रहा है नहीं ये। वेयरएज अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन ट्रिप्स के बारे में बात करो, है ना, प्राइम मिनिस्टर की तो खैर, है ना, बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स होती हैं, है ना, अभी भी यूके गए हुए हैं, मालदीव जाएंगे। प्रेसिडेंट की भी बहुत अच्छी खासी फॉरेन ट्रिप्स होती हैं, वेयरएज इनको 3 साल में सिर्फ 4 जगह ट्रैवल करने का मौका दिया गया। तो फॉरेन पॉलिसी में अपने लीस्ट कंट्रीब्यूशन को लेके इनका जो ऑफिस है ये जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थे। विजिट एंड हिज ऑफिस देन often had complained to the Ministry of External Affairs over protocol issues, official told the Hindu। ठीक है, इसके अलावा और क्या इशू था, प्रोटोकॉल रिलेटेड इशू थे। जब इन्हें ईरान भेजा गया, है ना, क्योंकि एक फ्यूनरल में गए थे, है ना, बट ईरान में जिस तरह का ट्रीटमेंट इन्हें मिला उस ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थे जगदीप धनखड़, है ना। जिस होटल में इन्हें ठहराया गया वो क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं थी। इसमें ईरान की कोई गलती नहीं थी, है ना। एक्चुअली हुआ क्या कि ईरान में जो प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ हुई थी, है ना, वो इतने ज़्यादा पॉपुलर थे दुनिया में कि उनके फ्यूनरल में बहुत सारे लोग पहुंचे। तो ऐसे में ईरान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, है ना, एक बढ़िया प्लान बनाना टू, है ना, वेलकम फॉरेन विजिटर्स या फॉरेन डिग्नेटरीज। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। इसके अलावा अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जब इंडिया आए और उनके लिए बैंकेट यानी कि एक डिनर ऑर्गेनाइज किया गया, उस डिनर में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं थे। बाद में पता चला कि वो जयपुर निकल गए उनकी फ्लाइट से। जब उनसे पूछा गया कि, है ना, जयपुर क्यों गए, तो उन्होंने कहा कि प्री डिसाइडेड हमारा एक प्रोग्राम था उसमें गए थे। एंड जब इनसे पूछा गया अबाउट, है ना, जेडी बेंस बैंक्वेट, तो उन्होंने कहा इसके लिए मुझे इनवाइट ही नहीं किया गया था। तो इनवाइट नहीं किया गया था तो मेरा आने का कोई रेलेवेंस भी नहीं था। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोटोकॉल और जिसको लेके बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे, है ना। जनरली क्या होता है, जो ऑफिसेज होते हैं, सरकारी ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट,
प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट, 3 लोगों के फोटो होते हैं, है ना। बट जगदीप धनखड़ का फोटो मेजरली ऑफिस में नहीं रखा जाता था, इस चीज को लेके अनहैप्पी थे। तो अब इनका कहना था कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सक्सेसर के लिए कर रहा हूँ, है ना। मैं अपने सक्सेसर को क्या हेरिटेज देके जाऊंगा कि मैं उसका जो ऑनर था वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, है ना। तो ये कुछ रीजन है जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से निकल के आए हैं, है ना, बिहाइंड द रेजिग्नेशन ऑफ जगदीप धनखड़। ठीक है, देखते हैं अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, हम आपको बताते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, पीएम बिगिंस विजिट टू यूके, ट्रेड डील सेट टू बी इंक्ड टुडे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी 2 डेज विजिट के पहले स्टेज में कहां पहुंच गए हैं? यूनाइटेड किंगडम पहुंच गए। और यूनाइटेड किंगडम जाने का पर्पज क्या है ना, ऐसा कोई खास पर्पज है ना था नहीं ना, पहले से ये प्लान थी ये विजिट, बहुत ज़्यादा पहले से प्लान नहीं थी, है ना। इस विजिट का पर्पज है टू साइन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके। कई सालों से इंडिया और यूके जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट कर रहे हैं और फाइनली नेगोशिएट नहीं कर पा रहे थे, बट डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद जब दोनों ही कंट्रीज पे सैंक्शन लगने लगे, है ना, तो इन्होंने डिसाइड किया कि जल्दी से जल्दी एफटीए को नेगोशिएट किया जाए और फाइनली ये जो एफटीए है वो नेगोशिएट हो गया है। अब इस पे फाइनली हेड ऑफ गवर्नमेंट्स के जो सिग्नेचर हैं वो होने बाकी हैं। तो इसी पर सिग्नेचर करने, है ना, या इसी को शुरू करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं यूके। मीटिंग होगी इनकी यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर के साथ और इसके बाद किंग चार्ल्स से भी मिलेंगे। इसके अलावा इनके साथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल भी गए हुए हैं। ठीक है, और जो मेन सिग्नेटरी हैं वो यही होंगे, यही साइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस विजिट के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे? मालदीव जाएंगे 25 जुलाई, जहां ये पार्टिसिपेट करेंगे इन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ मालदीव, 16th इंडिपेंडेंस डे है इनका, एज अ चीफ गेस्ट। तो इंडिया मालदीव के रिलेशन जो पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, ठीक है, तो उनको दोबारा से रीस्टोर करने के लिए विजिट प्लान की जा रही है। और इसके अलावा मालदीव में जाके बहुत सारे अनाउंसमेंट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट को लेके बात होने वाली है, एलओसी को, और मोस्ट प्रोबब्ली, है ना, इस बार एज अ इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट इस लाइन ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, इंडिया की साइड से मालदीव के लिए। क्या है लाइन ऑफ क्रेडिट? लाइन ऑफ क्रेडिट एक सर्टेन लिमिट है जो एक अमीर कंट्री किसी गरीब कंट्री को देता है, डेवलप्ड कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री को देता है कि ये लिमिट है और आप हमारे फ्रेंड हो तो इतने लिमिट तक का सामान आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हो, पेमेंट बाद में होता रहेगा, यानी कि पे लेटर वाली स्कीम है एलओसी, है ना, आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये रहा आज का द हिंदू। मिलते हैं कल यानी कि 25 जुलाई के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।